अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आपको बताएंगे आज कुछ अहम खबरें। एक तो जाहिर है कि सब जानना चाहते हैं कि हाई कोर्ट की 6 जजेस ने जो एक ख़त लिखा था, उस ख़त का आखिर क्या मंतकी नतीजा निकलने वाला है। और इस सिलसिले में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हुई हैं पिछले 2-3 दिनों में। और उसके बाद अब एक मिट्टी पाव प्रोग्राम जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। एक जुडिशल कमीशन यकरुकनी बनाया जाएगा और वो भी एक रिटायर्ड जज की सरबराही में, जो कि इस सारे मामले की तहकीकात करेगा। तो इसके ऊपर जाहिर है कि सब इस फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और एक मजाक ही लग रहा है ये। इसके ऊपर तफसील से आपको चीज़ें बताएंगे। इसके साथ साथ आज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक अहम फैसला आया, वो भी आपको बताएंगे। फिर आपको जिक्र करेंगे इस हवाले से भी कि जनाब जो एक खुशखबरी थी पीटीआई के वालों के लिए, एक बहुत सारे उनके जो असीर कारकुनान हैं वो शायद ईद से पहले रिहा हो जाएं, लेकिन ये ख्वाब फिर ख्वाब ही रहा और मायूसी हुई इस हवाले से भी। और सहाफ़ियों के ऊपर कुछ मज़ीद कदगने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज एक और ख़बर सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज जी, कमीशन बना है, जुडिशल कमीशन सो कॉल्ड, और बहुत ही अफसोसनाक इसलिए कि जाहिर है कि 6 जजेस यानी तकरीबन पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिटिंग जजेस, और इन सिटिंग जजेस की अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए आप एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक रुकनी कमीशन अगर बना रहे हैं तो उसकी क्या हैसियत है। मतलब रिटायर्ड जज के पास कौन सी पावर्स होती हैं। ठीक है कि चलिए उसे आप जुडिशल कमीशन का जब सरबराह बनाते हैं तो उसको एक्स्ट्रा पावर्स मिलती हैं, लेकिन कोई उसको सीरियस नहीं लेता। वैसे तो हमारे मुल्क में कोई भी कमेटी बन जाए, कमीशन बन जाए, तो उसको कोई सीरियस लेता ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कमीशंस का अंजाम, उनकी रिपोर्ट का अंजाम कभी सामने नहीं आया, ना उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई हुई है। तो ये सारे जो कमीशन या कमेटी टाइप प्रोग्राम्स होते हैं, इनको मिट्टी पाव प्रोग्राम कहा जाता है। कि जब आपने एक आई वॉश करना हो, जब आपने एवं एक तसल्ली देनी हो कि हाँ 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 जी हमने कुछ कर दिया है, तो तब आप इस किस्म की कोई हरकत कर जाते हैं। जहां आपने कोई सॉलिड किस्म का फैसला करना होता है, कोई डिसीजन करना होता है, तो फिर वहां पर आप बेंच बनाते हैं, वहां फिर आप बाकायदा हियरिंग करते हैं, समाअत होती है, और जो सिटिंग जजेस होते हैं वो उसका फैसला करते हैं, क्योंकि वो फुल पावर्ड कमीशन या यूं कह लें बेंच होता है। तो ये अब सारी जो कहानियां ये क्यों कर हुई, आप सबको मालूम है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है भागे दौड़े फिर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, और उनकी मुतादिद मुलाकातें हुई हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी उन्होंने मुलाकात की, और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात अपने तौर पर एक बहुत कंट्रोवर्शियल मुलाकात कहलाई जा रही थी, क्योंकि अगेन जब आप जजेस के कंसर्न्स को देखते हैं तो वो तो फिर इसी इंतज़ामिया से है ना, क्योंकि अगर वो खुफिया एजेंसियों की बात कर रहे हैं तो ये खुफिया एजेंसियां भी तो वज़ीर आज़म के मातहत हैं। तो फिर आपको जिनसे शिकायत है, आप उन्हीं के सरबराह को अगर कह दें कि जनाब ये सारा मामला है, तो ये सारा ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है। दूसरा, चीफ एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है, अगर वो आके चीफ जस्टिस से मिल रहे हैं तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो उनके फैसलों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। भाई चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, अगर आप आज़ाद और इंडिपेंडेंट और बहुत उसूल पसंद जज है तो आपको किसी से मुशावरत करने, कॉन्सेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके मातहत जजेस ने एक आपको शिकायत की है और आप पूरी तरह बाइख्तियार हैं और आप पूरी तरह से ताकतवर हैं, तो आप उसको खुद बिल्कुल सुन सकते थे और आप उसके ऊपर एक फुल कोर्ट बना सकते थे। लेकिन 2 दफ़ा फुल कोर्ट मीटिंग्स बुलाई गई और उसके साथ साथ मुलाकातों का सिलसिला बैकडोर और सामने से जारी रहा। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली बज़ाहिर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बता दिया था कि ये जो सारी कहानी अल्टीमेटली सिर्फ एक ऐसा ही प्रोग्राम बनाया जाएगा कि जिसमें कोई मंतकी अंजाम तक ना मामला पहुंचे और कोई किसी को सजा ना हो सके। पहली बात तो ये कि इतनी हमारी अदलिया में अभी जुर्रत ही नहीं है कि वो एजेंसियों के सरबराहों को लाइन हाजिर कर ले, उनसे पूछगछ कर ले, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ये उतनी जुर्रत कर भी लें, इतनी हिम्मत पकड़ भी लें, तो इवन देन हमारा जो सिस्टम है उसमें इतने लूप होल्स होते हैं कि आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ ये कि जब हमारी अदलिया में इतनी नीयत ही ना हो कि उन्होंने ये काम करना है, तो फिर वो ऐसा काम करने की तरफ कदम भी क्यों बढ़ाएंगे। तो जाहिर है वो कोई ऐसा ही रास्ता तलाश करेंगे कि जहाँ पर बज़ाहिर लोगों को एक तसल्ली भी दे दी जाए और उसके बाद अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो भी चीज़ है उसको उसी रास्ते पर डाल दिया जाए।
کبھی ہمارے ہاں ملک میں نہیں دیکھا ہم نے کہ کمشنروں کی رپورٹیں آئی ہوں، اور اگر آ ہی جائیں ایک دو رپورٹس کبھی آئی ہیں تو وہ منظر عام پر نہیں آئیں، اور اگر منظر عام پر بھی آ جائیں تو ان کے اوپر کبھی کارروائیاں ہوتی ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کمیشنز بنتے ہیں اور پھر یہ کسی پاتال میں چلے جاتے ہیں، کبھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کمیشن کی آخر فائنڈنگز کیا تھیں اور اس کے خلاف پھر کیا کارروائی ہوئی۔ تو یہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے، کمیٹیوں کا بھی یہی رول ہوتا ہے، کمیشنز کا بھی یہی رول ہوتا ہے، اور جب خاص طور پر آپ کسی ریٹائرڈ جج کے اوپر ایک کمیشن بنا دیتے ہیں تو اس بیچارے کی تو ویسے ہی اتنی ورتھ رہ نہیں جاتی ہے کہ اس کے یعنی اپنے آپ میں ایک مذاق ہے، جوڈیشل مذاق۔ جتنے بھی کورٹ رپورٹرز ہیں یعنی قانونی ماہر ہیں وہ اس بات کو ایک کامیڈی سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ بھائی سٹنگ جج جو پاورفل ہوتا ہے وہ اگر اپنے آپ کو انصاف نہیں دے سکا اس معاملے میں تو کیا ایک ریٹائرڈ جج آ کے اس کو انصاف دینے کے قابل ہوگا؟ اس بیچارے کی اتنی پسلی ہوگی؟ اور جو لوگ سٹنگ ججز کو ہراساں کر رہے ہیں ان کے لیے ریٹائرڈ جج کس کھیت کی مولی ہے؟ تو اس کو ہراساں کرنا کون سا مشکل کام ہے ان کے لیے؟ تو وہ کیا ان کو ہراساں کر کے اپنی من مرضی کی رپورٹ نہیں بنا سکتے؟ تو یہ ایک بالکل مذاق ہے اس قوم کے ساتھ اور اس پورے نظام انصاف کے ساتھ۔ بہت سے لوگ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب انہیں کوئی سٹینڈ لینا پڑے گا یہ وہ، لیکن معذرت کے ساتھ نہ مجھے کوئی ان سے امید تھی اور وہ میری امیدوں پر پورا اترے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ کوئی سیٹلمنٹ ایسی ہی بنائیں گے جس میں وہ اپنے آپ کو بھی بچا جائیں اور حکومت کو بھی بچا جائیں، ایجنسیوں کو بھی بچا جائیں، اور باقی جائیں یہ 6 ججز تو یہ جائیں بھاڑ میں۔ تو ایسا ہی کچھ پورا بندوبست ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا ہے، لیکن اس سے کیا سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے لوگ؟ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے بلکہ اور بے چینی بڑھے گی۔ اور جس انداز سے ریاکشن آیا اس سے میرا خیال ہے کہ اب کسی کو کوئی اس میں شک نہیں رہ گیا۔ کون سا جج ہے اس کے اوپر بھی بڑی بات ہو رہی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جسٹس طارق مسعود صاحب کو بنا دیں گے کمیشن کا ممبر، یا جو بھی ظاہر ہے یک رکنی ہے تو وہی سربراہی بھی کریں گے۔ تو جو طارق مسعود صاحب ہیں وہ کافی قریبی تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اور ابھی کچھ دن پہلے ہی ریٹائر ہوئے ہیں، تو کافی اس بات کا امکان موجود ہے کہ جو طارق مسعود صاحب ہیں ان کو بنا دیا جائے۔ شاید کوئی اور جج بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ انہی کا نام لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال جی میرے لیے تو ایک جیسی بات ہے، وہ ہوں یا کوئی بھی اور جج ہو، جو ریٹائرڈ ہے وہ ریٹائرڈ ہی ہے، اور سٹنگ ججز کو بیچارہ کیا انصاف دے گا۔ اور ویسے بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں کمیشن یا پھر اس پورے سیٹ اپ سے یوں بھی کوئی انصاف کی اس طریقے سے توقع نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر ریاکشن کیا آئے گا؟ اس کے اوپر پی ٹی آئی نے بھی آج کور کمیٹی کا اجلاس بلایا اور انہوں نے ایک تو 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ اس کور کمیٹی کے اجلاس میں۔ پہلے تو یہ خبر آ رہی ہے کہ کور کمیٹی والے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر جو لیدے ہو رہی ہے ان کی، اس کے اوپر وہ خاصے پریشان ہیں۔ تو جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی قیادت پر تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ آرام سے عہدے لے کے مزے سے بیٹھ گئے ہیں، نہ آپ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی تحریک چلا رہے ہیں، نہ مینڈیٹ واپسی کے اوپر کوئی تحریک چلا رہے ہیں، اور اب تو حد ہو گئی کہ 6 ججز کا یہ ایک ایسا اسکینڈل آپ کو ملا ہے کہ جس کو بھرپور انداز سے آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ اس سے ساری جو آپ کو سمجھ لیں کہ فائدہ ہوگا وہ پی ٹی آئی کو ہوگا اگر یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اس موقع پہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس لوز بال کو بھی پی ٹی آئی والے اچھی طور پر نہیں کھیل پا رہے ہیں، تو اس کے اوپر تنقید سرے سے جاری ہے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ دھماکے دار قسم کی تنقید ہو رہی تھی۔ تو اس تنقید کا اثر ضرور ہوا ہے اور یہ خبر ہے کہ اندر اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ انہیپی ہیں موجودہ قیادت سے، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو انہیں بتانا پڑے گا کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں ایک پلان پھر سے کہہ دیا گیا ہے کہ جی ہم نے پلان بنا لیا، احتجاج کی حکمت عملی تیار ہے اور اب اناؤنس کر دی جائے گی۔ اس سلسلے میں جو مختلف تجاویز سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ایک تو یہ طے کیا گیا کہ مختلف بارز کے تھرو وکلاء کو متحرک کیا جائے گا اور پھر انگیج کیا جائے گا مختلف سیاسی جماعتوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں میں پروٹیسٹ منعقد کیے جائیں گے، مختلف ہائی کورٹس، مختلف جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پہنچیں گے اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں گے۔ تو یہ اب آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ اگین باتیں ہم کافی دنوں سے سن رہے ہیں کہ ہاں جی بس ہونے والا ہے احتجاج شروع، تحریک۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ کب شروع کرتے ہیں اور کون نکلتا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، اور اس کے بغیر میرا خیال ہے کہ خود پی ٹی آئی کے لیے بھی سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے جو موجودہ قیادت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پی ڈی ایم والے جو بھی جیسے بھی کر رہے ہیں ان کو ایک سپورٹ حاصل ہے سسٹم کی، تو اس وجہ سے
से वो बचे हुए हैं अवाम के गैज़ो गज़ब से, लेकिन इनका तो कोई पुरसान हाल वैसे भी नहीं है। तो अगर अवाम को इन लोगों ने मायूस किया तो फिर अवाम इनको भी मायूस करेंगे, और फिर आप देखिएगा कि इसका एक लिटमस टेस्ट अभी आने वाले दिनों में होने वाला है, और वो है ज़िमनी इलेक्शन। वो आपको खुद बता देगा कि अवाम ने इस क़यादत के ऊपर अदम एतमाद कर दिया या नहीं। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ है और इमरान खान को वो वोट देना चाहती हैं, लेकिन ये क़यादत क्या इमरान खान साहब के साथ वफादार है या नहीं, और उनके लिए नीयत से कोई तहरीक चलाने में दिलचस्पी रखती है या नहीं, इस बात पर उनका एतमाद है या नहीं, इस बात का इजहार जो है वो इस ज़िमनी इलेक्शन से काफ़ी हद तक हो जाएगा कि लोग इनको फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं या फिर इनसे कत्ता ताल्लुकी करके कहीं पीछे हट जाते हैं। तो ये बहुत एक लिटमस टेस्ट होगा आने वाला ज़िमनी इलेक्शन, और इस पे आपकी नज़र रहेगी, देखिएगा। अच्छा जी, अब ये तो जनाब सारी कहानी आ गई है जुडिशल कमीशन के वाले से। मिट्टी पाव प्रोग्राम देखिए इस पे क्या होता है। अब इस बात पर आ जाते हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इंपॉर्टेंट आज ऑर्डर आया है, और इस मामले में फौजी अदालतों को मशरूत फैसले सुनाने की हिदायत कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ये कहा गया है कि 3 साल से कम सज़ा पाने वालों की जो फहरिस्त है वो पेश की जाए सुप्रीम कोर्ट में, और इसके साथ साथ वो तमाम अफराद जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, वो बेगुनाह साबित हुए हैं, उनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। 15 से 20 अफराद को ईद से पहले रिहा किया जाए। और अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये यकीन दहानी करा दी गई है कि जिनका ट्रायल मुकम्मल हो गया और वो बेगुनाह करार पाए हैं, आर्मी चीफ की हतमी मंजूरी के बाद उनको रिलीज कर दिया जाएगा, और इस सिलसिले में एक यकीन दहानी करा दी गई है। अब इस पे ये भी वैसे एक सवाल है कि उसमें आर्मी चीफ तो ना ट्रायल का हिस्सा थे, ना उसका कमीशन यानी जो भी कोर्ट है उसको ना लीड कर रहे थे, ना जज कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ये इनका एक SOP है। जो फौजी अदालतें हैं उनकी जो भी सज़ा होती है उस पर हतमी जो अमल दरामद होता है वो आर्मी चीफ की मंजूरी से मशरूत होता है। तो उसी के तहत अगर इनकी रिहाई होनी है तो वो भी आर्मी चीफ की मंजूरी से ही मशरूत होगी। तो लेट्स सी जी, कुछ अफराद को शायद यहाँ पे रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल ओवरऑल अगर आप कहें कि तमाम लोग जो 103 अफराद हैं वो क्या रिलीज़ हो जाएंगे, फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। एक और अहम मामला, समी इब्राहिम साहब, इमरान रियाज और बाबर अवान समेत 24 के करीब अफराद हैं जिनका नाम ECL में डाल दिया गया है। वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है। अगेन ये एक और वही इंतकामी कार्रवाई है। क्या ऐसा जुर्म किया उन्होंने, किस वजह से उनका नाम ECL में डाला गया है, कोई बात इस सिलसिले में सॉलिड इनके पास नहीं है। सिर्फ इमरान रियाज से एक तकलीफ है, और वो तकलीफ वही है कि ये बाहर आके भी हुकूमत के खिलाफ क्यों बोल रहा है, और इसी तकलीफ की बिना पर ये इनके साथ आंख मचोली का सिलसिला आगे भी शायद जारी ही रहेगा। तो ये एक बुनियादी जो हुकूक हैं उनके ऊपर जब्त लगाने के मुतरादिफ है। हर आज़ाद शहरी का ये हक़ है कि वो अपने मुल्क से बाहर आ जा सकता है, और ख़ास तौर पर अगर इमरान रियाज की बात करें तो ये तो उम्रा के लिए शायद अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते थे, जब इन्हें पता चला कि इनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में, और अब उन्हें बाकायदा ECL पे डाल दिया गया, जैसे कोई अल्लाह माफ़ करे कोई नामी ग्रामी किस्म का मुजरिम हो। तो बहरहाल जी, ये अब इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं कि जो अब हैरान भी नहीं करती। अफसोस की बात ये है कि हमारे मुल्क में ये सब कुछ इतना आसानी से हो जाता है कि अब इसके ऊपर बंदा हैरान भी नहीं होता। ये सूरत हाल है। अब जी, सनम जावेद साहिबा भी इसी तरह की एक इंतकामी पूरी कार्रवाइयों का निशाना बनते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि बाकी PTI की कैद खवातीन, जिनमें आलिया हमजा, आयशा भुट्टा, दीगर खवातीन और असीरान शामिल हैं, इनकी कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से ज़मानतें हो गई थीं, और जो आखिरी मुकदमा था थाना शादमान टाउन का, उसमें भी ज़मानत हो गई थी। वैसे तो ये सारा ही प्रोसेस बड़ा हिलेरियस है, इसलिए कि एक बंदे के ऊपर अगर एक मुकदमा हो तो आप मान भी लें कि शायद किसी ने कोई तखरीबकारी, कोई जलाओ घेराव किया हो, लेकिन जिस मज़ाक़ा ख़ेज़ अंदाज से ये मुकदमात और बार बार की गिरफ्तारियाँ की गई हैं, अब तो किसी को कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है। मसलन अगर आप सिर्फ ये बनाते हैं कि जी सनम जावेद इसलिए गिरफ्तार हैं क्योंकि उन्होंने कोर कमांडर हाउस जिना हाउस पर हमला किया, तो बात समझ में आती। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जी वही सनम जावेद बैक वक्त 6 जगहों पर हमलावर हैं, और हर जगह पर मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पे भी वो पहुंची हुई हैं, जिना हाउस में भी वो पहुंची हुई हैं, राहत बेकरी पे भी वो पहुंची हुई हैं, फिर थाना शादमान पे भी वो पहुंची हुई हैं, जमान पार्क के बाहर, लिबर्टी चौक के बाहर, हर जगह वो बंदी मौजूद है। और अब तो हद हो गई कि वो मियाँ वाली भी पहुंच गई
पलक झपकते में। तो आज जब लाहौर के सारे मुकदमात से उनकी ज़मानतें हो गईं तो अभी आज रिहाई का इम्कान था, और मेरा भी ये ख्याल था कि शायद अब रिहाई मुमकिन हो जाए। लेकिन आज मियाँ वाली की पुलिस जनाब पहुंची हुई थी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, और उन्होंने वहाँ पर कोई उनके लिए मुकदमा तैयार कर रखा था। तो शेम ऑन दिस सिस्टम, शेम ऑन द मियाँ वाली पुलिस एंड ऑल द डिसीजन मेकर्स के आप लोग एक निहत्ती खातून से इस कदर खौफजदा हैं। क्या कर लेगी भाई वो निकल कर बाहर, और वो और बाकी जो खवातीन है क्या कर लेंगी निकल कर? यही है जो तैयबा राजा निकल के बाहर बेचारी क्या करी, यही आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी आके इसी तरह की आवाज़ उठा लेंगी, कोई ट्वीट कर देंगी, और क्या हो जाएगा। इतना खौफ, सारी रियासती मशीनरी आपके पास है, हर ताकत आपके पास है, और फिर भी आप लोग निहत्ते लोगों से खौफजदा हैं। आप लोग इतने खौफजदा हैं कि एक ट्वीट से खौफजदा हैं, आप ट्विटर नहीं खोल रहे हैं इस वजह से कि जी ट्वीट से खौफजदा हैं। इतना खौफ है आप लोगों के अंदर यार, बहुत बुज़दिल लोग हैं आप तो, सीरियसली। तो मैं तो बहुत शदीद मायूस हूँ इस बात के ऊपर कि निहत्ती खवातीन से खौफजदा, ट्विटर से खौफजदा, ये कौन लोग हैं भाई? सामने से आके मुकाबला कर लें भाई आप, ठीक है उनको भी बोलने दें, जो दलील में जीत जाए वो जीत जाए, लेकिन वो आपको पता है कि वो आप हार जाएंगे। तो इसीलिए ताकत का बेदरेग इस्तेमाल जारी हो सारी है। तो सनम जावेद साहिबा फिर से गिरफ्तार, और बाकी भी इसी तरह जो असीरान थे वो भी। सेनेट इलेक्शन के हवाले से खबर आपको दे दूं कि जो केपी असम्बली है उनकी तरफ से ये चाल चली गई थी कि जो असम्बली में सीटें उनकी बांटी गई थी दूसरों को, तो उन्होंने जानबूझकर असम्बली का इजलास नहीं बुलवाया ताकि उन एक्स्ट्रा सीट्स पर हलफ ना उठाना पड़े, क्योंकि अगर वो हलफ उठा लेंगे मेंबर्स तो फिर वो भी सेनेट इलेक्शन में वोट डालने के अहल करार पाएंगे। अब इसके ऊपर डबल चाल चल दी इलेक्शन कमीशन ने, जो कि आपको मालूम है इंतहाई मुतनाज़े और पूरा पार्टी बना हुआ है पीटीआई के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया है कि जी केपी में सेनेट का इलेक्शन ही मुलतवी कर दिया, और दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला भी जो बाकी पार्टीज़ हैं उनके हक में आ गया, पीडीएम की पार्टीज़ के हक में आ गया। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल अब चूंकि फैसला आ चुका है कि ये नशस्तें उनको मिली हुई हैं, तो लिहाजा आप इनसे हलफ भी लें। तो अब चारों नाचार जब भी इजलास होगा केपी असम्बली का, तो इन लोगों को हलफ भी इनसे लेना पड़ेगा, और फिर जब इनसे हलफ हो जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन केपी में सेनेट का इलेक्शन भी करवा लेगा। तो ये जो चाल चलने की कोशिश की पीटीआई ने, ये इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से ज़ीरो कर दी है, और अब ज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो तमाम अरकान जिनको मुफ्त में ये सीटें मिल गई हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। अब ये कि पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से आया था, उसको पहले तो वो फैसला जारी नहीं हो रहा था, अब कुछ दिन से जारी हो गया है, लेकिन उसको चैलेंज नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो अब मेरा ख्याल है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया जाएगा। लेकिन अगेन ये बात है कि ये सब आप यूँ कह लें कि खाना पूरियाँ ही हैं, क्योंकि पता जो चैलेंज कर रहे हैं उनको भी है, और जिनके पास चैलेंज हो रही हैं चीज़ें उनको भी पता है कि क्या हो रहा है और किस अंदाज से हो रहा है। तो यहाँ पर ये है सिर्फ कि आप खाना पूरी कर लें, या फिर आप कोई मोजज़े का इंतज़ार कर लें कि कोई ऐसा बेंच बन जाए शायद जो कि कोई इंसाफ पे मबनी फैसला दे दे, तो एक अलग बात है। अदरवाइज जो एक ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है उसमें तो कोई हौसला अफजा बात नहीं होती इस बाबत के भाई कोई इस पे करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए बज़ाहिर नहीं लग रहा है कि पीटीआई को फौरी तौर पर इन नशस्तों के हवाले से कोई रिलीफ मिले। बाकी देखते हैं जी, अगेन वही बात है कि जैसे बहुत कुछ बाज़ात होता है कि बेंचेस में रद्दो बदल अगर हो तो उस हवाले से कुछ ना कुछ फैसला भी बाज़ात आ जाता है, तो इस तरह की भी चीज़ हो सकती है। बाकी इस बात के ऊपर कि जी वकला तहरीक क्यों नहीं चला रहे, सलमान अकरम राजा साहब का एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा। उन्होंने कहा कि जी साहब ये बात पूछ रहे हैं कि वकला क्यों नहीं निकल रहे, तो मैं तो ये पूछूंगा कि भाई सिर्फ वकला क्यों निकले, बाकी लोग क्यों नहीं निकल रहे? क्या वकला ही सिर्फ इस माशरे का हिस्सा है? बिल्कुल वो भी इस माशरे का हिस्सा है और वो यकीनन उन्हें तहरीक चलानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मामला सिर्फ वकला का नहीं है। अगर जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा तो ये मामला पूरे माशरे का मसला है, इसलिए कि पूरे माशरे के हर मकतबा फ़िक्र ने इन्हीं जजेस के पास जाना है इंसाफ के लिए। तो जब ये जजेस इंसाफ खुद अपने लिए नहीं हासिल कर सकते तो फिर ये किसी को इंसाफ क्या देंगे? तो ये मसला सिर्फ अब जजेस का या वकला का नहीं रह गया, ये तो पूरे माशरे का फिर एक मसला बन गया। तो इसलिए माशरे के हर फर्द के ऊपर ये ज़रूरी है कि वो अपने तौर पर अपने हकूक़ की जद्दोजहद करे। और ये काफ़ी हद तक बात तो उनकी ठीक है, लेकिन अगेन यही बात है कि जो फील आती है वो ये कि शायद माशरे में बहुत इस चीज़ की बेचैनी भी है। आज मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो वो ये बता रहे थे कि जो ख़ास तौर पर पीटीआई के यंग लॉयर्स हैं वो तो बहुत एक्साइटेड हैं किसी भी किस्म की मूवमेंट के लिए, लेकिन दूसरी तरफ और बहुत सारी ऐसे भी वकला हैं जो मसलहतों का भी शिकार हैं। तो बात ये कि अगर कोई
सामने एक बंदा भी खड़ा हो तो शायद जो आम लोग हैं वो भी उसके साथ जुड़ सकते हैं, उस तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि हमने पहले वकला तहरीक में देखा कि वो सिर्फ वकला की नहीं, फिर उसमें सियासी जमातों के कारकुन भी शामिल हुए, आम लोग भी शामिल हो गए थे। तो अगर कोई एक खड़ा होगा, लेके चलेगा तहरीक को, तो फिर है। यहाँ पर तो हमें ये नजर आ रहा है कि जो PMLN या पीपल्स पार्टी से मुंसलिक वकला हैं वो तो जाहिर सी बात है इस वक्त इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई कंसर्न शो नहीं करेंगे। उनकी तरफ से तो आप देखिए, पीपल्स पार्टी जो इतनी अलमबरदार बनती है, उनकी तरफ से तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया कि भाई जजेस के मामले के ऊपर आप कहते क्या हैं। और दूसरी तरफ PTI के जो वकला हैं वो किन हवाओं में कोई समझ नहीं है, क्योंकि ना तो उनकी तरफ से उस तरह का कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, और उनको बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि भाई वो क्यों इस पर नहीं निकले। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि इसलिए भी उन पर जिम्मेदारी है क्योंकि इमरान खान ने उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली। इमरान खान ने अपनी पार्टी की क़यादत वकला के हाथ में क्यों दी थी? यही 2-3 वजूहात थी कि एक तो वकला क़यादत पर हाथ डालना, उनके ऊपर जुल्म करना या उन्हें गिरफ्तार करना उस तरह से आसान नहीं होता, एक चीज़, और जो काफ़ी हद तक दुरुस्त हमने देखा ये सारे वकला तकरीबन आज़ाद ही रहे। दूसरा, उनके जहन में ये बात थी कि जो वकला हैं उनकी मूवमेंट चलाने की एक जो हमने देखी हुई है कैपेसिटी, उस लिहाज से भी जद्दोजहद का एक इनका अलग टेम्परामेंट होता है। तो उस लिहाज से भी उन्होंने इस चीज़ को किया कि भाई जाहिर है ये इस चीज़ को लेके आगे लीड कर सकते हैं, तो इसलिए भी उन्होंने वकला के ऊपर ट्रस्ट किया। लेकिन जिन वजूहात की बिना पर इमरान खान साहब ने वकला के हाथ में अपनी पार्टी थमा दी, क्या वकला ने उसको जस्टिफाई किया या नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसलिए सब वकला की तरफ देख रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ ये समझते हैं कि जी चूंकि वकीलों का मसला है तो वो देखें, लेकिन इसलिए भी क्योंकि इस वक्त पार्टी की क़यादत इन्हीं वकला के हाथ में है। तो ये वजह है कि हामिद खान हो, बैरिस्टर गौहर हो, सब इस चीज़ पर देखते हैं कि ये लाहेअमल क्यों नहीं दे रहे हैं। और हामिद खान साहब तो बार सियासत में अपना एक नाम रखते हैं, पूरा एक इनका ग्रुप है हामिद खान ग्रुप, और मुख्तलिफ बार्स में तो अब उनके बंदे जीते हुए हैं। तो क्या वजह है कि जहाँ पर आपकी अब काम है, काम का टाइम आया है कि ये आप बंदे अब जो आप जितवाते हैं, बार्स की सियासत करते हैं, तो निकाल के अब दिखाएं बंदे फिर। तो वहाँ पर हामिद खान साहब जो हैं वो बिल्कुल पीछे हैं, कहीं उनका तो कोई उस तरह का धांसू किस्म का स्टेटमेंट भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो सारी चीज़ है ये अवाम में भी बेचैनी पैदा कर रही है, और अल्टीमेटली जो PTI की क़यादत है उसको भी इसी वजह से शदीद तनकीद का निशाना बनना पड़ रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।